हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया। कल हमने देखा था कि बजट क्या होता है और बजट बनाने के कौन से मूलभूत सिद्धांत होते हैं। आज हम देखेंगे कि बजट बनाया कैसे जाता है। आप सब ये जानते हैं कि सरकार को सरकारी कार्यों के लिए या यूं कहें कि लोक प्रशासन को लोक हितकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक धन की आवश्यकता होती है और ये धन उन्हें बजट के माध्यम से प्रदान किया जाता है, आवंटित किया जाता है। सरकार के विभिन्न कार्य विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से संचालित होते हैं। लिहाजा सभी विभागों को क्या, कितना और कैसे धन प्रदान किया जाए, कैसे उसे खर्च किया जाए और खर्च करने के बाद उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये सारी प्रक्रिया बजट निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। बजट निर्माण का कार्य हर लोकतांत्रिक देश में कमोवेश रूप में एक ही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए संपन्न किया जाता है। फिर भी व्यवस्था के अंतर के साथ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र वाला देश है, जहां पर संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और ये माना जाता है कि जन प्रतिनिधियों का सभी शासकीय कार्यों में भागीदारी होनी चाहिए और सरकारी खजाने पर उनका नियंत्रण भी होना चाहिए। ये नियंत्रण संसद बजट निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दर्ज करके स्थापित करती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में जो बजट बनाया जाता है, वो बजट एक तो जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, दूसरे सरकारी कार्य वैधानिक रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। बजट इसको भी सुनिश्चित करता है और तीसरी बात ये कि सरकारी धन मितव्ययिता के साथ व्यय किया जा रहा है, उसमें कोई अनियमितता नहीं हो रही है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इसको भी सुनिश्चित किया जाता है बजट प्रक्रिया को फॉलो करके। तो भारत में बजट कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, इसको हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं। उनमें पहला स्टेप है बजट की तैयारी। ऊपर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, उसमें बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि कैसे बजट सत्र की शुरुआत होती है संसद की और कब बजट पेश किया जाता है, कैसे उस पर चर्चा होती है, कब गहन चर्चा होती है और कैसे मतदान के माध्यम से उसको मंजूरी प्रदान की जाती है। ये संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया है। लेकिन संसद में बजट पेश करने से पहले ही बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको बजट की तैयारी कहते हैं। और ये तैयारी 8-9 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। अगर संसद में बजट फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है, तो 31 मार्च से पहले ये कोशिश की जाती है कि अगले वर्ष के लिए बजट पर स्वीकृति संसद की प्राप्त हो जाए, क्योंकि सरकार कोई भी धन बिना संसद की स्वीकृति के खर्च नहीं कर सकती और ये स्वीकृति संसद बजट प्रस्तावों को स्वीकार करके देती है। तो संसद में पेश करने से पहले ही बजट शुरू हो जाता है, बजट निर्माण की तैयारी शुरू हो जाती है और इन तैयारियों के बीच जो वित्त मंत्रालय है, जिस पर बजट बनाने की जिम्मेदारी है, बजट को लागू करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी देशों में कार्यपालिका का ये दायित्व समझा जाता है कि वो
बजट बनाए और संसद में पेश करे। तो भारत में जो कैबिनेट है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, जो मंत्रिमंडल है, जिसकी बैठकें समय-समय पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपन्न होती है, उन बैठकों में ही प्रारंभिक तौर पर बजट कैसा होगा, इसकी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और इस बैठक में वित्त मंत्रालय की और वित्त मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धन को खर्च करने और धन की उगाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है, वो वित्त मंत्रालय की होती है। तो वित्त मंत्रालय बजट निर्माण की तैयारी कैसे करता है? इसके लिए वो सबसे पहले जितने भी सरकारी विभाग हैं, विभिन्न मंत्रालय हैं, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और तमाम कार्य जो सरकार करती है, उससे संबंधित जो विभाग हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक विभाग, इन सब से उनकी मांगे मांगती है। वित्त मंत्रालय क्या कहता है? सभी विभागों को एक मांग पत्र प्रेषित करता है, एक प्रोफार्मा प्रेषित करता है, जिस प्रोफार्मा के माध्यम से हर विभाग ये बताता है कि उसको आगामी वर्ष में कितने धन की जरूरत है खर्च करने के लिए। क्योंकि एक विभाग मुख्य रूप से जिस कार्य के लिए गठित किया जाता है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित किया जाता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में विभिन्न कार्यों पर व्यय होता है। जैसे विभाग में कार्मिक कार्य करते हैं, तो उनका वेतन भत्ता चाहिए। विभाग की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए अलग-अलग मदों में धनराशि की जरूरत होती है। जैसे शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग को ये बताना होता है कि उसको कितना धन शिक्षकों के वेतन के लिए चाहिए, कितना कार्मिकों के वेतन के लिए चाहिए, भत्तों के लिए चाहिए, कितना फर्नीचर के लिए चाहिए, कितना पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए चाहिए, कितना परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक हर कार्य में धन इन्वॉल्व होता है और उस धन की डिमांड की जाती है हर विभाग के द्वारा बजट बनने से 8-9 महीने पहले ही। यानी बजट अगर फरवरी में पेश किया जा रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है जुलाई-अगस्त से ही, जब वित्त मंत्रालय के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से ये मांग की जाती है कि आप अपने खर्चों का विवरण तैयार करके भेजें। और खर्चों का जब विवरण मांगा जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जो मांग की जा रही है, जिस धन की मांग की जा रही है, वो औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। यानी अनाप-शनाप कोई भी डिमांड नहीं की जा सकती, उसका औचित्य होना चाहिए, कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए और बार-बार उसमें ये प्रश्न, ये सवाल उठाए जाते हैं कि अगर कोई नया धन नई योजना में व्यय करने की डिमांड की जा रही है, तो उससे पहले ये बताना होता है कि पिछले साल इस व्यय के बिना काम कैसे चल रहा था और वर्तमान समय में इस व्यय की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये सारा विवरण देना पड़ता है, तब जाकर डिमांड पत्र प्रेषित किया जाता है हर विभाग के द्वारा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सभी विभागों से जब डिमांड प्राप्त कर लेता है कि किस विभाग को कितने धन की जरूरत है आगामी वर्ष में, तो उन सभी मांगों को समेकित करके एक साथ इकट्ठा करके बजट के रूप में वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा उसको तैयार किया जाता है बजट के रूप में। जो बजट वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, पूरे देश की वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चूंकि भारत एक संघात्मक राज्य है, इसलिए दो समानांतर सरकारें हैं, राष्ट्रीय सरकार और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें। लेकिन जो बजट संसद में पेश किया जाता है, वो पूरे देश का समेकित बजट होता है, जिसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है और संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भी
हिस्सेदारी होती। हालांकि हर राज्य सरकार राज्य स्तर पर अपना अलग-अलग बजट पेश करती है, लेकिन जो राष्ट्रीय बजट होता है, जो संसद में स्वीकार किया जाता है, उस राष्ट्रीय बजट में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती। तो ये बात समझना जरूरी है आपको। तो जब बजट प्रस्ताव तैयार कर लिए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, तो फिर बारी आती है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में ये बजट प्रस्ताव जो वित्त मंत्रालय के द्वारा गहन छानबीन के माध्यम से बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विभिन्न विभागों ने जो डिमांड्स भेजी है वित्त मंत्रालय उन सारी डिमांड्स को स्वीकार कर लेगा। वो भी इस बात को देखता है कि कौन सी डिमांड जायज है और कौन सी डिमांड मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुरूप है, देश के पास उतने संसाधन है या नहीं जितनी डिमांड पेश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है, उन पंचवर्षीय योजनाओं में योजनाओं को लागू करने के लिहाज से धन की डिमांड औचित्यपूर्ण ढंग से की गई है या नहीं की गई है। इन सारी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है और अंतिम रूप देने के बाद फिर उसे संसद में प्रस्तुत भी किया जाता है, जो बजट निर्माण प्रक्रिया का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में संसद, जो राष्ट्रीय विधायिका है, राष्ट्रीय विधानमंडल है, केंद्र सरकार का विधानमंडल है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए बजट को स्वीकार करती है। क्योंकि जब तक संसद बजट प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती, तब तक सरकार को सरकारी खजाने से एक भी रुपया खर्च करने की इजाजत नहीं मिलती है। तो संसद की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है। संसद की स्वीकृति में भी एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे पहले बजट प्रस्तावों को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। और हमारे देश में बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा ही संसद का वो सदन है, निचला सदन है, प्रथम सदन है, जो जहां पर जनता द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं। तो बजट प्रस्ताव कभी भी पहले राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते, बल्कि वो कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसके पीछे कारण ये है कि वित्त संबंधी मामलों पर जनप्रतिनिधियों का भरसक नियंत्रण और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास लोकतंत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। जब बजट लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, उसकी एक कॉपी दे दी जाती है स्पीकर के सामने, लोकसभा अध्यक्ष के सामने मेज पर रख दी जाती है। उसके बाद वित्त मंत्री बजट भाषण देता है, जिसमें बजट के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए सदन को, लोकसभा के सदस्यों को उससे अवगत कराता है कि आगामी वर्ष में प्राथमिकताओं के आधार पर किन-किन मदों पर, किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी धनराशि खर्च करने का विचार बजट के अंदर रखा गया है। तो बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ये प्रस्ताव रखता है, वित्तीय प्रस्ताव रखता है। उसके बाद बारी आती है बजट पर सामान्य चर्चा की। ऐसा नहीं है कि जिस दिन बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री ने भाषण दिया, उसी दिन बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसद का सत्र लंबे समय तक चलता है और आगे आने वाले दिनों में मदवार बजट के हर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मद का मतलब है किस किस क्षेत्र में, यानी शिक्षा एक मद है, रक्षा एक मद है, मानव संसाधन एक मद है, तकनीकी एक मद है, उद्योग एक मद है। तो इन सभी मदों पर सरकार कितना और कैसे धन खर्च करने जा रही है, योजना उसकी क्या है,
इस पर मदवार चर्चा सदन के अंदर होती है, जिसमें सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्षी दल के सदस्य भी भाग लेते हैं और बजट में जो कमियां हैं उन कमियों को रेखांकित करते हैं और सरकार को उसमें संशोधन का सुझाव भी देते हैं। वित्त मंत्री को उसमें संशोधन का सुझाव देते हैं। हालांकि लोकतंत्र में हम ये जानते हैं कि जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है, यानी उसी का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनता है। ऐसी स्थिति में संशोधन को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना बहुत कुछ वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है, क्योंकि बजट अल्टीमेटली पास होता है मतदान के माध्यम से और मतदान में बहुमत की जरूरत होती है किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए। और वो बहुमत जब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर सरकार के पास होता है, सरकार जिस दल की है उस दल के सदस्य बहुमत की संख्या में होते हैं, तो बजट आसानी से पास हो जाता है। तो सामान्य चर्चा जब होती है उसके बाद और गहन चर्चा करने के लिए संसद की कुछ स्थायी समितियां बनाई गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आम संसद सदस्यों में के पास इतना समय भी नहीं होता और मंत्रिमंडल के जो सदस्य बजट निर्माण की प्रक्रिया में लगे होते हैं उनके भी संसदीय कार्यों के अलावा अन्य भी कार्य होते हैं, कार्यपालिकीय कार्य होते हैं, बैठ के आयोजित करना, निर्णय लेना। तो वो बहुत ज्यादा समय संसद के अंदर विचार विमर्श में नहीं दे सकते। इसलिए 1993 से हमारे देश में ये नियम बनाया गया कि सामान्य चर्चा होने के बाद बजट संसद की कुछ स्थायी समितियों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हर विभाग से संबंधित या जो महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है सरकार के, उनसे संबंधित कुछ स्थायी समितियां होती है और इन समितियों में संसद में जो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं और जो विपक्षी पार्टी के सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये समितियां एक्सक्लूसिवली अपने विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों पर गहन चर्चा करती है। ऐसी 17 समितियां हैं जिन्हें संसद की स्थायी समितियां कहा जाता है और इन 17 समितियों में से जो 6 समितियों के अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और बाकी जो 11 समितियां होती हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य करते हैं। हर समिति में अमूमन 45 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के ज्यादा होते हैं और 15 के करीब राज्यसभा के सदस्य हर समिति में होते हैं। उद्देश्य ये है इन समितियों के निर्माण का कि यहाँ जाने पर विभागवार, मदवार बजट प्रस्तावों पर अच्छी तरह से गहन चर्चा हो सकती है, क्योंकि इन समितियों को इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि अगर उन्हें बजट प्रावधान में कोई संशोधन कराना है या कोई प्रश्न है, उनका कोई सवाल है व्यय को लेकर, तो उस वक्त वो उस मंत्रालय के लोक सेवकों को बुला सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रशासन के कार्यों की जिम्मेदारी लोक सेवकों की ही होती है। नीतियों, योजनाओं और बजट को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी लोक सेवकों की ही होती है। वो लोक सेवक जो हर विभाग में सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव के रूप में या अन्य लोक कार्मिकों के रूप में कार्यरत होते हैं। तो उन लोक सेवकों से गहन चर्चा के बाद स्थायी समितियों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों पर अपने सजेशंस दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर चर्चा होने के बाद तब अनुदान की मांगों पर संसद में मतदान होता है। अनुदान की मांगे मतलब बजट में जिन जिन मदों में धनराशि की डिमांड की गई है उन मदों पर मतदान के माध्यम से संसद की स्वीकृति ली जाती है कि संसद
क्या रक्षा मंत्रालय के लिए जो बजट में डिमांड की गई है धनराशि उससे संतुष्ट है, उस पर मतदान होगा। जितनी भी मदें निर्धारित की गई हैं, उन मदों में जो व्यय दिखाया गया है, उन व्यय की मदों पर संसद का मत लिया जाता है और संसद जब बहुमत से इसको स्वीकार कर लेती है, तब माना जाता है कि बजट एक तरीके से बजट को संसद की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन यहीं पर आकर संसद की स्वीकृति समाप्त नहीं होती, यानी अनुदान मांगों पर अगर मतदान हो गया, बहुमत से संसद ने उसे मान लिया, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि बजट पूरी तरह पास हो। अब उसके बाद भी एक प्रक्रिया होती है संसद के अंदर, उसको कहते हैं विनियोग विधेयक पर विचार और उसे पारित किया जाए। विनियोग विधेयक, जिसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, इस विधेयक में इस बात पर विचार किया जाता है कि आगामी वर्ष में कहां-कहां धन खर्च किया जाना है। खर्च संबंधी जो प्रस्ताव है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में और संसद उन्हें अपने बहुमत से पास करती है। खर्च संबंधी विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है और केवल खर्च से ही तो काम नहीं बनेगा, जब तक धन को खर्च करने के लिए वित्त की व्यवस्था न की जाए। धन आएगा कहां से, इस पर विचार न किया जाए, तब तक व्यय की बात एकांगी रह जाती और उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ये तो पता चल जाता है कि कहां-कहां व्यय किया जाना है और उसको संसद स्वीकार करती है इस विधेयक को पास करके। लेकिन जो धन खर्च किया जाना है वो आएगा कहां से? टैक्स के माध्यम से। तो टैक्स प्रस्तावों को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल के रूप में संसद में पेश किया जाता है। इस फाइनेंस बिल का उद्देश्य ये बताना होता है कि आगामी वर्ष में सरकार को किन किन स्रोतों से आमदनी होगी, यानी कर प्रस्ताव क्या है सरकार के, वो वित्त विधेयक के माध्यम से पता चलता है। कौन से प्रत्यक्ष कर होंगे, कौन से अप्रत्यक्ष कर होंगे, उनकी उगाही कैसे की जाएगी, कैसे राजकोष में संकलित किया जाएगा, ये सारी बातें वित्त विधेयक में सम्मिलित होती। संसद विनियोग विधेयक पर भी विचार करती है और वित्त विधेयक पर भी विचार करती है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे संसद के अंदर बजट क्रमिक रूप में संसद के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार करते समय या अनुदान की मांगों पर मतदान करते समय संसद को इस बात का अधिकार है कि वो बजट प्रस्तावों में कटौती कर सके। यानी अगर किसी मंत्रालय के द्वारा जो व्यय की धनराशि दिखाई गई है, संसद को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा है, अधिक है, तो वो उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकते। जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में बजट प्रस्ताव में 10% का व्यय दिखाया गया है, कुल धनराशि का 10% व्यय दिखाया गया है और संसद को लगता है कि शिक्षा डायरेक्ट उत्पादक मद नहीं है, यानी उससे सरकार को तत्काल कोई धन लाभ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उन प्रस्तावों में कटौती करने का प्रस्ताव रख सकती है संसद कि 10% के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में व्यय को 6%, 7% तक सीमित रखा जाए। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि संसद बजट प्रस्तावों में कटौती तो कर सकती है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकती, वृद्धि नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि 10% के बजाय शिक्षा में 11% व्यय किया जाए। वो ये तो कह सकती है कि 8% किया जाए, 7% किया जाए, 6 किया जाए। वो बढ़ाने की बात नहीं कर सकती। ये अधिकार संसद को नहीं है। संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत संसद को बजट स्वीकार करने के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 263 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो सिद्धांत की बात हुई
कि संसद बजट प्रस्तावों में कटौती कर सकती है। अनुदान की मांगों पर गहन चर्चा हो सकती है संसदीय समितियों में। लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि जब तक संसद में सरकार का बहुमत होता है, उसकी पार्टी का बहुमत होता है, वित्त मंत्रालय ने जिस रूप में बजट पेश किया है उसी रूप में बजट पारित हो जाता है, अनुदान की मांगे पारित हो जाती है। और इस संबंध में एक शब्दबंद बहुत प्रचलित है जिसको गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन के तहत सरकार जिस रूप में बजट पेश करती है, एक झटके में वो बजट प्रस्ताव पास हो जाते हैं, उन पर बहुत ज्यादा मदवार चर्चा भी नहीं होती। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। एक झटके में सभी प्रस्तावों का पास हो जाना, उस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श न किया जाए, ये गिलोटिन कहलाता है। इसके बाद लोकसभा से बजट प्रस्ताव पास हो जाते हैं मतदान के बाद। फिर वो राज्यसभा में जाता है बजट। राज्यसभा में भी बजट को सामान्य चर्चा के लिए पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के अधिकार बजट के मामलों में सीमित है, क्योंकि राज्यसभा केवल बजट प्रस्तावों पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। 14 दिनों के अंदर वो कुछ संशोधन प्रस्तावित कर सकती है कि बजट में यहाँ संशोधन की जरूरत है, यहाँ पर कटौती की जरूरत है। लेकिन इन संशोधनों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोकसभा अकेले ही बजट पास कर लेती है, 14 दिन का समय बीत जाता है, उसके बाद दोबारा वो राज्यसभा में बजट नहीं पेश करती, नहीं भेजती, बल्कि अपने आप ही उन प्रस्तावों को पास कर लेती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ बजट स्वीकृत हो जाता है। सरकार को धन खर्च करने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ पर एक और प्रक्रिया है जिसको लेखानुदान कहते हैं। बजट पर चर्चा हो सकता है लंबे समय तक चले। बजट फरवरी में पेश किया गया, मार्च तक उस पर चर्चा चल रही है, और 1 अप्रैल आ गया, यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, लेकिन बजट पर अभी चर्चा चल रही है और बजट प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में एडवांस रूप में संसद के द्वारा सरकार को कुछ समय के लिए धन खर्च करने की इजाजत बजट प्रस्तावों के अनुसार दी जाती है, जिसको लेखा अनुदान कहते हैं, ग्रांट्स इन एड कहते हैं। यानी जैसे बजट पर चर्चा अगर मान लीजिए अप्रैल तक चल रही है, मई तक चल रही है, तो फिर अप्रैल और मई का खर्च कैसे मीट किया जाएगा, इसके लिए संसद ग्रांट्स इन एड स्वीकृत करती है कि जब तक बजट प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं संसद के माध्यम से, तब तक सरकार को 2-3 महीने धन खर्च करने के लिए एक